नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आज 9 फरवरी 2023 दिन गुरुवार। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। वायुसेना स्कूल दिल्ली में आई वॉचमैन के पदों पर भर्ती। नरम पड़े मौसम के तेवर, रात के तापमान में गिरावट, जानिए मौसम का ताजा हाल। रिश्वत के आरोप में पटवारी गिरफ्तार, पटवारियों में मचा हड़कंप। पंचायतों में ई टेंडर प्रक्रिया का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, हरियाणा सरकार को नोटिस जारी। अगर आप आज यानी 9 फरवरी को गुरुग्राम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो खबर आपके लिए जरूरी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा ऐलान, हरियाणा के इन जिलों में बनेगी मिनी एयरपोर्ट। हरियाणा ग्रुप डी का CET एग्जाम को लेकर बड़ी खबर। इस सरकारी योजना में महिलाओं को मिल रहा है FD से भी ज्यादा ब्याज, जानिए पूरी डिटेल। CBSE ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के एडमिट कार्ड किए जारी। गुरुग्राम सहित IMT मानेसर, धारवेड़ा, बावल और रेवाड़ी क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वालों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलने वाली है। कैथल में मांगों को लेकर आशा वर्करों का प्रदर्शन, ऑनलाइन काम का किया विरोध, बोली 2018 से नहीं बढ़ा मानदेय। कैथल झज्जर में सरपंचों का आंदोलन जारी। प्रदेशाध्यक्ष रणधीर शिवन पहुंचे, बोले ई टेंडरिंग न गांव और न पंचायत के हक में। हरियाणा के मंत्री से बीजेपी ने बनाई दूरी। सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में घिरे संदीप की मीटिंग से न्योता नहीं, धनखड़ बोले जांच पूरी होने दें। तुर्की सीरिया त्रासदी में 11,000 से ज्यादा मौतें, भयंकर सर्दी और बर्फबारी से रेस्क्यू मुश्किल हुआ। तुर्की में 10 भारतीय फंसे, 1 लापता। सराफा बाजार में सोने और चांदी में तेजी, जानिए सोने और चांदी का ताजा हाल। और अब खबरें विस्तार से। एयरफोर्स स्कूल जॉब्स अपडेट। वायुसेना स्कूल दिल्ली में आई वॉचमैन के पदों पर भर्ती, अभी करें आवेदन। वायुसेना स्कूल दिल्ली द्वारा वॉचमैन के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वह ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 21 फरवरी 2023 है। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार हिंदी पढ़ने लिखने व बोलने में सक्षम होने चाहिए। वहीं 10वीं से अधिक योग्यताधारी आवेदन न करें। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। हिसार में 26 को आर्मी भर्ती की परीक्षा, मेडिकल फिट अभ्यर्थी की होगी। 15 तक रोहतक कार्यालय से ले सकते हैं एडमिट कार्ड। हरियाणा के रोहतक स्थित राजीव गांधी खेल स्टेडियम में 28 नवंबर से 13 दिसंबर तक मेडिकल फिट होने वाले उम्मीदवार हिसार मिलिट्री स्टेशन में 26 फरवरी को सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए सेना भर्ती कार्यालय रोहतक से 15 फरवरी तक अपने एडमिट कार्ड प्राप्त करें। भर्ती निदेशक कर्नल दीप कटारिया ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान राजीव गांधी खेल स्टेडियम में 28 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर तक सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर टेक्निकल वेटनरी और RTGSU के पदों के लिए अंबाला जोन तथा IRO दिल्ली के उम्मीदवारों का रोहतक रैली में मेडिकल हुआ था। मेडिकल फिट सभी उम्मीदवार सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए 15 फरवरी तक अपना एडमिट कार्ड प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों की जांच के दौरान यदि किसी उम्मीदवार का दस्तावेज प्रस्तुत करना रह गया था तो वे भी अपना संबंधित दस्तावेज सेना भर्ती कार्यालय में जमा करवाएं। ऐसे सभी दस्तावेजों की 2 अतिरिक्त फोटो प्रति लेकर अवश्य साथ आएं। 25 करोड़ के कामों पर हरियाणा सरकार रखेगी नजर। 3 जिलों में नियुक्त प्रभारी करेंगे समीक्षा, क्राइम रोकने पर भी रहेगा फोकस। हरियाणा में विधायकों को आवंटित 25 करोड़ या फिर उससे अधिक राशि के कामों पर सरकार की नजर रहेगी। इसके लिए सरकार की ओर से 3 जिलों में राज्य के वरिष्ठ IAS की नियुक्ति की गई है। राज्य ने 3 अतिरिक्त मुख्य सचिवों को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा 3 जिलों का प्रभारी नियुक्त किया है। इसके आदेश मुख्य सचिव संजीव कौशल ने जारी कर दिए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमित्रा मिश्रा को पंचकुला जिले का प्रभारी नियुक्त किया गया है। लोक निर्माण और वास्तुकला और नागरिक उड्डयन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अंकुर गुप्ता को गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के अंबाला जिले का प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं उद्योग और वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक और संचार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण को सोनीपत जिले का प्रभारी बनाया गया है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर का भ्रष्टाचार रोकने पर विशेष फोकस है। ये अधिकारी 25 करोड़ और उससे अधिक की राज्य में चल रहे विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा ये अपराध की समग्र घटनाओं और जघन्य अपराध की घटनाओं की भी समीक्षा करेंगे। ये अधिकारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के दायरे में मंजूरी के मामले में सतर्कता मामलों की भी समीक्षा करेंगे। SPI रिपोर्ट में हरियाणा को 100 में से 33.4 अंक। हुड्डा बोले CMI की तरह इसे भी नकारेगी सरकार। इनेलो ने कहा पोल खुली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक यानी SPI रिपोर्ट को लेकर हरियाणा में सरकार पर विपक्ष हमलावर हो गया है। रिपोर्ट में हरियाणा को 100 में से 33.04% अंक प्राप्त हुए हैं। इस पर पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर हमला किया है। पूर्व CM ने कहा है कि CMII की तरह हरियाणा गठबंधन सरकार भी इसे नकारेगी। वहीं इनेलो के प्रधान महासचिव और एलनाबाद से विधायक चौटाला
ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा को लेकर हरियाणा सरकार की पोल खुल गई है। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक यानी SPI रिपोर्ट प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने जारी की है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि नागरिक सुरक्षा के लिहाज से हरियाणा प्रदेश की स्थिति पूरे देश में सबसे खराब है। अब भाजपा गठबंधन सरकार यह बहाना भी नहीं बना सकती कि यह रिपोर्ट विपक्षी पार्टियों ने तैयार की है। पूर्व CM ने कहा है कि नागरिकों की जानमाल की सुरक्षा करना प्रत्येक सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है, लेकिन हरियाणा की बीजेपी JJP सरकार अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। वहीं हुड्डा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी सूचकांक में नागरिक सुरक्षा के मामले में हरियाणा महज 33 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर रहा है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि कानून व्यवस्था को संभालने में गठबंधन सरकार पूरी तरह फिसड्डी साबित हुई है। 9 फरवरी यानी आज गुरुग्राम आएंगे राष्ट्रपति। दिल्ली जयपुर हाईवे पर निकलने से पहले जान लीजिए डाइवर्जन रूट। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 फरवरी यानी आज हरियाणा के गुरुग्राम में पहुंच रही हैं, जहां वो भोडाकला में स्थित ओम शांति संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने वाली हैं। इस कार्यक्रम को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली जयपुर हाईवे से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। डाइवर्जन 2 बार होगा और कुल 6 घंटे तक ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी के अनुसार 9 फरवरी की सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक दिल्ली जयपुर हाईवे NH 48 पर ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक यहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। इस दौरान जयपुर की ओर से दिल्ली जाने वाला ट्रैफिक पंचगांव चौक से कुंडली मानेसर पलवल यानी KMP के रास्ते दिल्ली झज्जर रोहतक सोनीपत के हाईवे 1 की ओर जाएगा। यहीं से पलवल फरीदाबाद रोड से दिल्ली मेहरौली की ओर ट्रैफिक डाइवर्ट होगा। वहीं दिल्ली से जयपुर की ओर जाने वाला ट्रैफिक शंकर चौक से गोल्फ कोर्स रोड होते हुए राजीव चौक, सोहना रोड, वाटिका चौक से KMP के पास हाईवे पर कनेक्ट रहेगा। गुरुग्राम शहर में जयपुर की ओर से आने वाला ट्रैफिक पटौदी रोड से आएगा। खेड़ दोला टोल से पहले भी ट्रैफिक वैकल्पिक रास्तों से निकाला जाएगा। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला का बड़ा ऐलान, हरियाणा के इन जिलों में बनेंगे मिनी एयरपोर्ट। हरियाणा के 3 शहरों को जल्द ही नए मिनी एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है। RCS योजना के तहत इन एयरपोर्ट के निर्माण का प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने रखा गया है। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने जानकारी देते हुए बताया कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम यानी RCS के तहत आगे बढ़ते हुए हरियाणा लीड कर रहा है। डिप्टी CM ने बताया कि इस दिशा में हिसार, अंबाला और करनाल से देश के उत्तरी राज्यों के शहरों के बीच उड्डयन कनेक्टिविटी करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे गए हैं और इस योजना को पंख लगाने के लिए केंद्र सरकार भी उत्साहित नजर आ रही है। इस योजना में हरियाणा सहित पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान भी शामिल हैं। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि इन राज्यों के लिए एयर स्पेस को जोड़ा जाएगा और एक राज्य के शहर से दूसरे राज्यों के शहरों में एयर कनेक्टिविटी स्थापित की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्राथमिक तौर पर हिसार से जैसलमेर, हिसार से जयपुर, हिसार से आगरा, अंबाला से वाराणसी, अंबाला से गोरखपुर इत्यादि शहरों को जोड़ने की योजना तैयार की जा रही है। वहीं हिसार एयरपोर्ट के सवाल पर बताया गया कि 4 दीवारी का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और इसके 31 मार्च 2023 तक पूरा होने की संभावना है। साथ ही रनवे का कार्य भी लगभग 50 दिन में पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सिमुलेटर के तहत पायलट और केबिन क्रू प्रशिक्षण हेतु सरकार ने पातली, हाजीपुर और ATL सोहना में अकादमी खोलने का सुझाव दिया है। CBSE ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के एडमिट कार्ड किए जारी, ऐसे करें डाउनलोड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने 10वीं और 12वीं की आगामी परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। छात्र और स्कूल प्रबंधन अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट यानी cbse.gov.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। CBSE की ओर से प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए भी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और बोर्ड ने इसे डाउनलोड करने को कहा है। देश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी 2023 से शुरू होने वाली है। वहीं 10वीं की परीक्षा 21 मार्च को तो वहीं 12वीं की परीक्षा 5 अप्रैल को समाप्त होगी। 10वीं 12वीं की परीक्षा का समय सुबह 10:30 बजे शुरू होगा और दोपहर 1:30 बजे समाप्त होगा। गुरुग्राम रेवाड़ी के इंडस्ट्रियल एरिया में दौड़ेगी रैपिड ट्रेन, कामगारों को मिलेगी बेहतर परिवहन सुविधा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR क्षेत्र के शहरों विशेष तौर पर गुरुग्राम, रेवाड़ी और अलवर के बीच सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में एक और नया ऑप्शन मिलेगा। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS के शाहजहांपुर निमराना बैरोड खंड का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन गुरुग्राम, मानेसर, पचगांव, बिलासपुर, धारूहेड़ा, बावल, शाहजहांपुर, निमराना और बैरोड जैसे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में कामगारों के आवागमन को सरल और सहज बना देगा। 107 किलोमीटर लंबे इस RRTS कॉरिडोर के लिए प्री कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। अप्रैल 2025 तक इस खंड को चालू करने की संभावना जताई गई है। पहले चरण की बात करें तो कुल 16 स्टेशनों का निर्माण होगा। इनमें से 11 स्टेशन एलिवेटेड और 5 अंडरग्राउंड होंगे। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से गुरुग्राम सहित IMT मानेसर, धारूहेड़ा, बावल और रेवाड़ी क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वालों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। तो वहीं राजस्थान और UP से सीधी कनेक्टिविटी भी मिलेगी।
हरियाणा सीएम महिला अपराध पर चिंतित, रिव्यू मीटिंग में मुख्यमंत्री की दो टूक, क्राइम बर्दाश्त नहीं, कड़ी कार्रवाई करें अफसर। हरियाणा में बढ़ते महिला अपराध को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने देर रात तक चली हरियाणा पुलिस के रिव्यू मीटिंग में कहा कि महिलाओं का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस अधिकारी ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने पुलिस के आला अधिकारियों को संगठित अपराध के खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी करते हुए कहा कि हरियाणा में लोगों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आपराधिक गतिविधियों और टारगेट किलिंग में शामिल पाए गए आपराधिक तत्वों के बारे में खुफिया जानकारी एकत्रित की जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी दिशा निर्देश दिए कि हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और स्पेशल टास्क फोर्स नशीले पदार्थों की तस्करी, अपराध और आपराधिक तत्वों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जिला पुलिस इकाइयों के साथ मिलकर काम करे। सीएम ने कहा कि साइबर अपराध की बढ़ती घटनाएं चिंता का विषय है। साइबर अपराध न केवल व्यक्तियों के लिए बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए भी खतरा बन गया है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। हरियाणा पुलिस के डायल 112 सेवा की समीक्षा करते हुए सीएम ने कहा कि राज्य में पिछले 1.5 साल से यह सेवा जारी है। नीति आयोग में भी हमारी इस सेवा को सराहा गया है। मौजूदा वक्त की बात करें तो डायल 112 यानी 112 का रिस्पांस टाइम औसतन 8 से 9 मिनट है। यह अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है। मार्च में हरियाणा ग्रुप डी का सीईटी एग्जाम होना असंभव, युवाओं को ग्रुप सी भर्ती के विज्ञापन का है इंतजार। हरियाणा के बेरोजगार युवा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती की प्रतीक्षा में हैं। जब से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सामाजिक आर्थिक अंक देने के मानदंड को गलत ठहराया है, उसी दिन से ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में भी 5 अंक देने का संशय बना हुआ है। हालांकि हाईकोर्ट ने बिजली निगमों में उपमंडल अभियंता की भर्ती में सामाजिक आर्थिक मानदंड में 20 अंक देने को गलत बताया है, लेकिन हरियाणा सरकार ने तो बाकायदा ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों की भर्ती में 2 बार अंक देने का प्रावधान किया हुआ है। पहले सीईटी में 5% अंक मिलते हैं और बाद में हरियाणा एसएससी के स्क्रीनिंग टेस्ट में 2.5% अंक प्राप्त होते हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद हरियाणा सरकार को फैसला करना है कि इसका समाधान कैसे हो सकता है कि हाईकोर्ट के फैसले पर अपील की जाए, मगर सरकार को जल्द ही निर्णय लेना होगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करना है। इसके लिए सीईटी लिया जा चुका है। सीईटी स्कोर में मिले सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक दुरुस्त करवाए जा रहे हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ग्रुप डी के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित करेगी, लेकिन एनटीए ने अभी तक आयोग को लिखित में नहीं भेजा है। हालांकि पहले मौखिक तौर पर एनटीए ने कहा है कि 4 से 5 मार्च और 10 से 11 मार्च की तारीख को सीईटी हो सकता है, परंतु इन तिथियों पर सीईटी होना असंभव है, चूंकि आयोग की तरफ से अभी तक ग्रुप डी पदों पर विज्ञापन ही जारी नहीं हुआ है। ग्रुप डी के लगभग 14,000 पदों पर भर्ती होनी है। इन पदों में खेल कोटा के 10% पद भी शामिल किए जाएंगे। जब ये पद विज्ञापित हो जाएंगे, उसके बाद युवाओं को 15 दिन का समय दिया जाएगा। जिन्होंने पहले ही 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है, यदि वे अपडेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ में नए योग्य युवा भी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में भाग ले सकेंगे। पंचायतों में ई टेंडर प्रक्रिया का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, हरियाणा सरकार को नोटिस हुआ जारी। हरियाणा सरकार की ई टेंडर प्रक्रिया के खिलाफ दर्जन से ज्यादा पंचायत हाईकोर्ट पहुंच गई हैं। हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायतों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के वित्तायुक्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग के मुख्य अभियंता को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कुरुक्षेत्र जिले की मामू माजरा ग्राम पंचायत समेत जिले भर की 1 दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों द्वारा दायर याचिका में हरियाणा सरकार के 19 जनवरी के उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके तहत ग्राम विकास के लिए जारी काम के लिए ई टेंडर प्रक्रिया अपनाने का आदेश दिया गया है। याचिका में कोर्ट को बताया गया है कि सरकार का कहना है कि पंचायतों में होने वाले कार्यों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने ई टेंडर प्रक्रिया बनाई है। इसके तहत 2 लाख रुपए से अधिक के कार्यों के लिए ई टेंडरिंग जारी की जाएगी। फिर अधिकारी ठेकेदार के माध्यम से गाँव का विकास कार्य करवाएंगे। हरियाणा के सरपंचों का कहना है कि सरकार द्वारा लागू की गई ई टेंडर व्यवस्था पंचायतों के कामकाज में बाधक साबित होगी। सरपंच पहले अपने स्तर पर गाँव के लिए 20 लाख रुपए तक के विकास कार्य करा सकता था, लेकिन इस व्यवस्था के आने के बाद प्रत्येक ग्राम पंचायत 1 लाख रुपए तक के विकास कार्य करा सकेगी। इस व्यवस्था के लागू होने से गांव में पंचायतों का काम प्रभावित होगा। याचिका में सरपंचों का आरोप है कि सरकार की ई टेंडरिंग प्रणाली से गांव वालों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ग्राम विकास के लिए कुछ नहीं करा सकेंगे। सारा काम अधिकारियों के हवाले से होगा। यह प्रणाली पंचायती राज कानून के खिलाफ है, इसलिए हाईकोर्ट से इसे रद्द करने का आग्रह किया गया है। इस सरकारी योजना में महिलाओं को मिल रहा है एफडी से भी ज्यादा ब्याज, जानिए पूरी डिटेल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से अब की बार बजट भाषण में महिला सम्मान बचत पत्र का भी ऐलान किया गया था। इस नई योजना के तहत महिलाओं को 7.5% का गारंटेड रिटर्न मिलेगा। यदि इस रिटर्न की स्मॉल सेविंग स्कीम और एफडी स्कीम से तुलना की जाए तो यह रिटर्न उनसे कहीं ज्यादा है। कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी या फिर पत्नी के नाम से इस योजना को खरीद सकता है। इस स्कीम के तहत सरकार निवेशकों को 7.5% की दर से ब्याज दे रही है। आप इस स्कीम में मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं।
बजट में किए गए ऐलान के अनुसार इस वन टाइम स्कीम को मार्च 2025 तक खरीदा जा सकता है। HDFC, ICICI और कोटक महिंद्रा बैंक की 2 साल की FD की बात करें तो 7% की दर से ब्याज ऑफर कर रहे हैं। वहीं सरकारी बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI निवेशकों को 6.75% की दर से ब्याज दे रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो महिला सम्मान बचत पत्र पर अधिक ब्याज ऑफर किया जा रहा है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट की ब्याज दरें अधिकतर बचत योजनाओं की ब्याज दरों से कहीं ज्यादा हैं। रिश्वत के आरोप में पटवारी गिरफ्तार, पटवारियों में मचा हड़कंप। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के जैनाबाद के एक पटवारी को बुधवार दोपहर एंटी करप्शन ब्यूरो गुरुग्राम की टीम ने किसान से 3000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ एंटी करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि जैनाबाद निवासी किसान राकेश फसल मुआवजा राशि के लिए पटवारी हवा सिंह के पास लगातार चक्कर लगा रहा था। आरोप है कि पटवारी उसे 14,000 रुपए मुआवजा दिलवाने के नाम पर 7,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। इसके बाद पटवारी 3,000 रुपए एडवांस लेकर उसका काम करने के लिए सहमत हो गया। राकेश ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो को कर दी। बुधवार सुबह एक योजना के तहत ब्यूरो की टीम डहीना पहुंची। टीम ने पाउडर लगे हुए नोट देकर राकेश को पटवारी के पास भेज दिया। जैसे ही पटवारी ने रिश्वत की राशि पकड़ी, एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उसे वहीं काबू कर लिया। इसके बाद टीम पटवारी को आगामी कार्रवाई के लिए अपने साथ लेकर चली गई। एंटी करप्शन ब्यूरो के इंस्पेक्टर जयपाल सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एंटी करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की इस कार्रवाई के बाद डहीना सर्कल के पटवारियों में हड़कंप मच गया। सर्कल में कई पटवारी ऐसे हैं जो रिश्वत के बिना लोगों के काम नहीं करते। ये पटवारी अपने ऑफिसों में दलाल के रूप में सहायक रखते हैं। ब्यूरो की कार्रवाई के बाद कई पटवारी अपने ऑफिसों को ताला लगाकर गायब हो गए। नरम पड़े मौसम के तेवर, रात के तापमान में गिरावट, जानिए मौसम का ताजा हाल। अचानक बढ़ते तापमान के बाद एक बार फिर से मौसम में हल्का बदलाव आया है। रात और दिन के तापमान में गिरावट के बाद मौसम के तल्ख तेवरों में नरमी देखी गई है। रबी फसलों के अच्छे पकाव के लिए इस तरह का मौसम फायदेमंद है। किसानों को इस समय बरसात का बेसब्री से इंतजार है। तापमान में गिरावट के बाद लोगों को एक बार फिर से हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। ऐसा मौसम फसलों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बात करें तो अभी कुछ दिनों तक तापमान में उतार चढ़ाव चलता रहेगा। हवा की गति मंद होने के बावजूद मौसम ठंडा हो गया है। आसमान में बादल छाने के बाद किसानों को बूंदाबांदी की उम्मीद है। हालांकि मौसम विभाग ने अभी बरसात की संभावना नहीं जताई है। इसके बावजूद बादलों ने किसानों में बूंदाबांदी की उम्मीद जगा दी है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इस समय अगर हल्की बरसात होती है तो इससे गेहूं की फसल को अच्छा फायदा पहुंच सकता है। मेटल, फार्मा और आईटी में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। अडानी की 10 में से 6 कंपनियों के शेयर चढ़े, 4 में गिरावट। सेंसेक्स 378 पॉइंट ऊपर। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 378 अंकों की तेजी के साथ 60,664 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो 150 अंकों की तेजी के साथ 17,872 के स्तर पर पहुंच गया। अडानी ग्रुप के 10 में से 6 शेयर बढ़त में बंद हुए, जबकि 4 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। वहीं सेंसेक्स के 30 शेयरों की बात करें तो 25 में तेजी रही और 5 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। NSE पर मेटल, फार्मा और आईटी में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली। 24 कैरेट सोना 57,538 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 67,516 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं डॉलर रुपया के मुकाबले 20 पैसे कमजोर हुआ है। $1 का रेट 82 रुपए 50 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।